बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू के लिए एक खसूसी मेहमान को हमने दावत दी है जो पाकिस्तान में वन ऑफ द मेजर इशू है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का इस टाइम इंपोर्ट का जो बिल है वो 55 से 60 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है। और ये 50 to 60 बिलियन डॉलर्स जो है, जो लोग इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनमें जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स हैं उनका रोल भी बड़ा सिग्निफिकेंट है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज हमने दावत दी है खुर्रम एजाज साहब को, जो कि बड़ी मेहरबानी है कि कराची से तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास आज की इस पॉडकास्ट में। और ये फॉर्मर चेयरमैन हैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन के। इसके अलावा मौजूदा जो इनका ओहदा है, चेयरमैन है FPCCI एडवाइजरी काउंसिल ऑन कस्टम्स। तो खुर्रम एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सर जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। आप तो माशाल्लाह जिस तरह के आप सहाफ़ी हैं और आपके तो बड़ी बात है कि आपने हमें टाइम दिया और आप जितना FBR पे और कस्टम्स के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। अभी मैं आपकी IMF की जो प्रेस रिलीज़ आई है उसकी रिपोर्ट भी देख रहा था, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं वो टोटल जो वॉल्यूम मैंने बताया है वो आपके ख्याल में जो है उसके अंदर अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, स्मगलिंग, ये कितना बड़ा इशू है और आप लोगों का रोल इस सिस्टम के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, कस्टम्स एजेंट या जिसको दुनिया में कहते हैं कस्टम्स ब्रोकर, ये कोई मिडिल मैन नहीं होता। ये एक लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होते हैं। जिस तरह आपके लॉयर हैं, आपके बार्स के अंदर जो हैं वो कंसल्टेंट हैं, तो ये वो होते हैं। और पूरी दुनिया में एक तो यहाँ तो ये मैंडेटरी हैं, और जहाँ मैंडेटरी नहीं है तो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि तमाम कस्टम्स की जितने भी हैं उनकी पेरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी 4-5 साल पहले। उसमें भी ये कहा गया था कि जो कस्टम जहाँ मैंडेटरी नहीं है वहाँ भी कस्टम ब्रोकर को हायर करने की जो परसेंटेज है वो 98% है। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि वो ममालिक जिनको तरक्की याफ्ता कहते हैं, जिनके यहाँ बहुत आसानी है, जिनका ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत आसान है, जिनके यहाँ इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं हैं पाकिस्तान के एज़ कम्पेयर टू, तो वो भी कस्टम ब्रोकर को अपने पास हायर करते हैं, उनकी खिदमात लेते हैं। तो इससे अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ के बहुत मुश्किल हैं इम्पोर्ट्स, जहाँ पे कंडीशनल इम्पोर्ट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट OGAs हैं जिसको अदर गवर्नमेंट एजेंसीज कहती हैं, मसलन के प्लांट प्रोटेक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल है, ड्रैप है, ओगरा है, एनिमल क्वारंटाइन है। तो इस मुल्क में कस्टम्स ब्रोकर का और कस्टम एजेंट की खिदमात लेना और उनका रोल नहायत अहम है। एक बात सर, चेयरमैन FBR कहते हैं कि हम ये जो मिडल मैन का रोल है इसको एबॉलिश कर देंगे। देखिए, मेरी इसमें बड़ी क्लियर बात है कि कस्टम्स वो अनफॉर्चुनेट डिपार्टमेंट है कि जिसमें जब कोई, ज़ाहिर है ये कस्टम्स की बात नहीं है या गवर्नमेंट का है, लेकिन जो लोग वहाँ इदारे में आते हैं उनको शायद कस्टम्स के मुतालिक इतना पता नहीं होता। डिफरेंट सर्विसेज से आते हैं और जब तक पता चलता है तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब वो ये बात कहने की मिडिल मैन है, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि कस्टम्स एजेंट या कस्टम ब्रोकर मिडिल मैन नहीं होते। वो एक लाइसेंस प्रोफेशनल हैं जो गवर्नमेंट के लाइसेंस हैं। इसी तरह जिस तरह वकला हैं, जिस तरह इनकम टैक्स बार के लोग हैं, इसी तरह जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो कस्टम्स एक प्रोफेशनल फील्ड है। और मैं आपको दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि डिफरेंट फील्ड्स, जब भी कोई गवर्नमेंट की कोई मीटिंग्स होती हैं, तो अगर किसी IT की बात है तो IT स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन पे बात करनी है तो वहाँ की एसोसिएशन और उनके स्पेशलिस्ट को बुलाया जाएगा। स्टॉक की बात है तो स्टॉक ब्रोकर आएंगे। अगर कुछ और उससे रेलिवेंट फील्ड है, एनर्जी है तो एनर्जी के एक्सपर्ट आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैंकिंग है तो बैंकिंग के एक्सपर्ट आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब कस्टम्स का मामला आता है तो उस वक्त कस्टम्स के एक्सपर्ट्स को, जो कि कस्टम एजेंट से ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं हो सकता, उनको इतना शायद वेटेज नहीं दिया जाता। और एक मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से ऐसी बातें की जाती हैं। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि WCO की जो वर्किंग रिपोर्ट है वो आपके सामने मौजूद है कि हाउ इंपॉर्टेंट द कस्टम ब्रोकर्स आर। अच्छा सर, ये बताएं कि ओवर इनवाइसिंग, अंडर इनवाइसिंग और स्मगलिंग कितना इंपॉर्टेंट इशू है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी हुई क्यों है।
मैं जब मुझसे कोई बात करता है तो मैंने कई मिनिस्टर से भी ये बात की और हाई ऑफिशियल से भी की और आपसे भी करता हूँ कि आप ईमानदारी के साथ अगर हम काम करने जाएं और आप कोई भी आइटम उठा लें और जिसमें आप कहें कि मेरी सही वैल्यू होगी, मैंने सही टैक्सेस देने हैं, मैंने कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, शिपिंग चार्जेस, फ्रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर से सब कुछ ठीक देना है, तो जब आप वो कंसाइनमेंट यहाँ लेके आएंगे और अगर आपको उसका 1,000 रुपये का आया तो आपको यहाँ मार्केट में 1,000 रुपये के 2 मिल रहे होंगे। ये अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क के लिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना है। सिर्फ ये कह देना कि अंडर इन्वेस्टिंग या ओवर इन्वेस्टिंग क्यों होती है, ये बात ये बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। नहीं सर, वो कैसे आ जाती है फिर? देखिए, ये काम तो उनका है जो इन्फोर्समेंट वाले हैं, जो कि कस्टम्स के प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट हैं। हम भी यही कहते हैं कि चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इस वक्त जो आपने बात की अंडर इन्वाइसिंग की, मैं यकीनन है और होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अंडर इन्वाइसिंग के बाद भी अगर कोई कंसाइनमेंट आए और उसके अंदर प्राइस के आपको मार्केट में अवेलेबल हो, तो ये आपको अपना सेल्स टैक्स का, IR का डॉक्यूमेंटेड को इकोनॉमी करेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। इसके अलावा आपके ख्याल में ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती? जब तक आप, मैंने कहा ना कि हमारे कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, ये बात नहीं है कि हर कोई अंडर इन्वाइसिंग करता है। अब इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हैं, सारी कुछ है ये, और ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी ये कोई बहुत ज़्यादा अंडर इन्वाइसिंग है। देखिए, बात यह है कि अगर मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप पाकिस्तान के टॉप 300 नहीं तो टॉप 200 या टॉप 100 इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स उठा लें और उनका आप ये देखें कि वो तादाद में तो ज़रूर कम है, लेकिन उनका जो रेवेन्यू में जो उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है। हमारे अनफॉर्चुनेट कॉन्सेप्ट है कि हमने इस कितना है सर, थोड़ा सा तब, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये जो अगर हम 300 लोगों को लें तो उनका रेवेन्यू के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन? देखिए, मैंने एक मिसाल दी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये ना समझें कि सारे चोर हैं। अनफॉर्चुनेट बात नहीं, यह है ये कि तो गलत बात है, बिल्कुल। हमने सबको ये कहना शुरू कर दिया। मैंने एक बार एक ऑफिसर से ये बात की थी, मैंने कहा देखें अब जो है ना, आप वर्ल्ड को कहते हैं ना ग्लोबल विलेज या सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप एक बंद कमरे में भी कोई बात करते हैं ना तो वो पूरी दुनिया में फैलती है। तो इसलिए आप ये कहना छोड़ दें कि जी ये कोई डिपार्टमेंट चोर है या इंपोर्टर चोर है या ट्रेडर चोर है, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं तो साबित करें। जिस तरह मैंने उनसे कहा कि आप देखें पाकिस्तान में, मैंने तो 300 की एक आइडिया दी है, 500 हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के टॉप मैन्युफैक्चरर्स और टॉप इंपोर्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है मैं समझता हूँ वो 80% से ज़्यादा है। तो हमें बजाय इसके कि कस्टम्स के अंदर अब हमने अपना फोकस क्या कर दिया है कि जी इन्फोर्समेंट, बट मैं ये समझता हूँ कि इन्फोर्समेंट से पहले फैसिलिटेशन। देखिए, एक बात यह है कि वो कहते हैं ना कि 100 गुनहगार बेशक छूट जाए तो एक बेगुनाह को नहीं फांसी लगना चाहिए। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो सही काम, आपका पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए कि गलत काम को रोकना है, बिल्कुल है, या सही काम नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है पहला ऑप्शन अगर ये होगा ना कि सही काम नहीं रुकना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको कितनी कॉस्ट आती है, उसको कितना डिले होता है, अगर आप उसको आप एड्रेस करेंगे ना तो आपकी अंडर इन्वाइसिंग भी ख़त्म होगी, आपकी स्मगलिंग भी कम होगी। सबसे पहले यह है कि आपने सही लोगों को इतना फैसिलिटेट करना है कि वो किसी तरफ सोच भी ना सकें। अच्छा सर, आपका क्या ख्याल है, ये जब से हाफिज़ में जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके आने के बाद, उस गवर्नमेंट के आने के बाद इन्होंने क्रैक डाउन किया स्मगलिंग के ख़िलाफ़, उससे कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ा है? जी, बहुत पड़ा है, उससे बहुत पड़ा है। आपकी बहुत से, जैसे टोबैको जिस तरह बहुत ज़्यादा आ रही थी, कि आना तो अभी भी है, आप रोक नहीं सकते बहुत सी चीज़ों को, आप ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। अब स्मगलिंग की अगर आप बात करें तो ये सिर्फ अगर ये कॉन्सेप्ट है कि स्मगलिंग शायद बॉर्डर से आके, ऐसा नहीं है, उसके और बहुत से रास्ते हैं। उसकी मिस डिक्लेरेशन है, उसके अंदर बैगेज के कंटेनर किसी ज़माने में बहुत आते रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं। लेकिन आने के बाद ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। लेकिन अगर ये कहें कि मुकम्मल ख़त्म हो गया तो वो अभी नहीं हुआ, वो तभी होगा जब डॉक्यूमेंटेड करेंगे। एक आदमी को आप, अगर आप ये बजाय देखें कि उसको कि वो उसके पास वो आ कैसे गई हैं गुड्स, ना कि आप रास्ते में इंपोर्टेड, अब ये भी एक बड़ा मसला है कि कंसाइनमेंट निकला, रास्ते में इंपोर्टेड कंसाइनमेंट रोक लिया। सर, उससे बेहतर तो ये है कि आप ये देखें कि ये जो एंड पॉइंट पे जाके, जहाँ पे ये एंड कंज्यूमर को जा रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा इन्फोर्समेंट करें। और जो मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट फैसिलिटेशन है, नॉट द इन्फोर्समेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड आजकल आपको पता है कि एक बर्निंग इशू है।
अभी पिछले दिनों उसकी काफ़ी सारा हाल्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पे भी शॉर्टेजेस हुई और वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई। वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके नतीजे में था। ये जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है, ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है और ये क्या वाकई पाकिस्तान को इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है? चूँकि हमारा ख्याल ये है, और बीइंग इकनॉमिक रिपोर्टर मैं भी ये समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें वहाँ जाती हैं और वो स्मगल बैक होके फिर पाकिस्तान में वापस आ जाती हैं। देखिए, यहाँ भी यही है कि हमारे पॉलिसी बनाते हुए देखना चाहिए। हम कोई बात जब करते हैं ना, तो शायद साल का इंतज़ार करते हैं या 6 महीने का इंतज़ार करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर टायर इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए, एक ज़माने में जब एलईडी टीवी आए थे तो डाटा निकला साल बाद के इतने वहाँ घर नहीं है जितने एलईडी टीवी आ गए। जी, देखिए, ये काम रोकने वाला है। आप किसी को ब्लैंकेट एमनेस्टी दे देना और उसको ये नहीं देखना कि इसके एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस तो करें ना आप किसी चीज़ का। बिल्कुल। आप यहाँ बैठ के एक चीज़ को एकदम खोल देते हैं, एकदम बंद कर देते हैं। उस मीन वाइल में वो सारी चीज़ें जो डैमेज है वो तो हो गया। ये सिर्फ ट्रांसलेट का नहीं है, आपका फाटा पाटा है, आपके हमारा फाटा एक मेजर इशू हमारा है। कश्मीर के अंदर भी बहुत से ऐसे जहाँ बिल्कुल। एग्जामिशंस हैं। हमारा ईएफएस में बहुत से हैं कि जी जिसे अगर किसी ने मिसयूज़ किया तो आपने सारा ख़राब कर दिया। तो बात ये कि असल काम जो पॉलिसी और विजिलेंट का है ना, वो ये नहीं है कि कंसाइनमेंट आया और उसके कंटेनर रोक लें या उसका ट्रक रोक के जो है एक सिपाही खड़ा होकर पूछे कि इसमें क्या है। आपका मकसद है कि एक विजिलेंस करें। अच्छा सर, देखिए, एक हम चीज़ ऑटोमेशन पे आ गए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आज भी हम ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की थी। उन्होंने मुझे कहा कि जी पोर्ट पे बड़ी चोरी होती है। तो मैंने उनसे एक बात की, उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे ऑनर है मेरे लिए। मैं कहा सर, हम देखते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट। वो सेफ सिटी क्या है कि पूरी दुनिया में कैमरे लगे हुए हैं। आपने किसी और मुल्क में देखा है कि सिपाही खड़े होकर चालान कर रहे हैं? इसी तरह आपके जो पोर्ट एरिया हैं वहाँ पे आप क्यों उसको सेफ पोर्ट का प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते? लाखों करोड़ों डॉलर्स यहाँ से उनको मिलते हैं सबको, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे टर्मिनल ऑपरेटर्स हों। तो आपका तो ये होना चाहिए कि आपका एक कंट्रोल रूम हो, वहाँ ड्रोन हो, कैमरे हो और उस कंट्रोल रूम से देख रहे हो कि उसमें मूवमेंट क्या हो रही है, कंटेनर्स की क्या हो रही है। सर, हम इस चीज़ पे हैं। स्कैनर्स भी लगाने की बातें चलती रही हैं। देखिए, स्कैनर्स के ऊपर फिर मैं आपसे, देखें, बात यह है कि एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम अपने जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ना, हम सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जी कोई फॉरेन कंसल्टेंट हायर कर लें। ये जैसे बात मैंने ठीक आपसे है। कहा कि पूरी दुनिया में और हमारे में फ़र्क है। हमारी टैरिफ लाइन सबसे ज़्यादा है, हम आज भी 8 डिजिट्स के ऊपर हैं। हमारी 8 डिजिट्स में 6 डिजिट के बाद जो 8 डिजिट आते हैं, एक ही हेडिंग में मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज़ होती हैं। दुनिया में वैसे इतनी 12 कोटिंग जी नहीं है सर। जी 12 पे आ गए, 12 से आगे चले गए अब तो। तो और हम क्यों हमारे वहाँ पे खड़े हैं? सर, यही बात मैंने अभी लास्ट जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर आए थे एफपीसीसीआई में, तो मैंने उनसे ये कहा था कि हर साल हम जब बजट बनाते हैं हम कहते हैं एसपी ड्यूटी कम कर दें, इसमें ज़्यादा कर दें। हम ये क्यों नहीं करते कि हम उसको 12 डिजिट पे ले आएं और हम उसको ज़्यादा आसान करें, बजाय इसके कि हम अब यहाँ देखें कि टैरिफ कैसे हैं। एक कोटिंग डिफरेंट होगी तो उस पर 0 है, अनकोटेड होगा तो 0 है, फलाने आइटम की कोटिंग हो गई तो 10 है, उससे ऊपर चली गई तो 20 है। सर, क्या हमने टैरिफ को मजाक बनाया हुआ है? आज आप ये कहते हैं कि जी हम पूरी दुनिया के सिस्टम पे चले जाएं, तो क्या वहाँ इतनी टैरिफ लाइंस हैं? क्या इतने ज़्यादा स्लैब्स हैं? क्या वहाँ इतनी ज़्यादा आपकी कंडीशनल इंपोर्ट्स हैं? अगर सेकेंड हैंड लानी है तो उसके लिए पीएसआई चाहिए, ये अगर लाना है तो वो ग्राउंड हैंडलिंग के लिए ये चाहिए, शिपिंग के लिए चाहिए तो ये चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए तो वो है, उसके लिए स्टैंडर्ड क्वालिटी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो बात यह कि इस सूरत में अगर आप सिर्फ ये कहें कि स्कैन कर देंगे, तो शायद इस पोजीशन में आप जब तक टैरिफ को आसान नहीं करेंगे और अपनी कंडीशनल इंपोर्ट को आसान नहीं करेंगे, तो शायद स्कैनिंग तो ये बताएगा ना कि जी ये इसमें, लेकिन उसकी कंपोजिशंस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस। तो हमने सबसे पहले जो बात पॉलिसी ये है कि हम अपना किस तरह अपने सिस्टम को आसान कर सकते हैं, अपने टैरिफ को और अपनी इंपोर्ट को आसान करें। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट इशू और उसके बाद कस्टम की रिफॉर्म्स के ऊपर आ जाएंगे, जिनको वो रिफॉर्म्स कहते हैं। जी ये बताएं कि आजकल एक बड़ा बर्निंग इशू है और आईएमएफ ने भी इसको टेकअप किया है, और वो इशू ये है कि जो इंपोर्ट का डेटा है, पिछले साल जो है कुछ $6 बिलियन का उसके दरमियान डिफरेंस है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका डेटा और है, जो पीबीएस है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो कुछ और कह रहा है। प्राल जो है उसका डेटा कुछ और बता रहा है।
अब तो PSW भी आ गया है। तो ये क्या इशू है और इसका सोल्यूशन क्या है आपकी नज़र मैं में? आपको बताऊं। इसका जो इशू है ये है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स आज भी पुराना डाटा निकाल रहा है, और देखें सिस्टम में साथ साथ चेंजेस आती हैं। आज जीडीज की टाइप ऑफ जीडीज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे एक एफएस है जो ईएफएस है, इसी तरह वन कस्टम्स था उस ज़माने में, आज नहीं है। तो टाइप ऑफ जीडीज चेंज हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो अभी तक मैं ये समझता हूँ कि उसने जो करंट डाटा है वो नहीं निकाला। अब जो स्टेट बैंक और कस्टम्स की बात करें तो मैं आपको ये बताऊं कि स्टेट बैंक जो डाटा लेता है वो लेता है आपका जो एफआई वैल्यू या फॉरेन करेंसी जो आपकी बाहर गई है, जबकि कस्टम्स वो अपना डाटा वो लेता है जो उसने वैल्यू असेस की है। जी। और उसमें आज भी अगर आप जीडी को आप नेकेड आई से देखेंगे तो उसमें जो आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू, हालांकि जब जीडी फाइल करें तो डिक्लेयर्ड वैल्यू और असेस वैल्यू का कॉलम अलग है, लेकिन वहाँ पे जो डाटा आता है असेस वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ कस्टम्स ने एक अपनी डिफरेंट आइटम्स के ऊपर, जैसे एलएमई हैं, प्लास्टिक स्कैन है या वैल्यूएशन रूलिंग्स हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आपने अगर आपका लेट सपोज अगर $1200 पर टन है, तो अगर उसकी वैल्यूएशन रूलिंग 1400 है तो आप 1400 डिक्लेयर करेंगे, तो वो 1400 करनी पड़ती है। अब यहाँ वही बात है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, इसलिए कि वहाँ उस रेलिवेंट फील्ड के लोग नहीं बैठे हुए, उनको ये पता ही नहीं है, और ये वेरिएंस आता है। तो इन सब सर को पिछले सालों में भी वेरिएंस आता था, 2-3 बिलियन डॉलर्स का था, $2 बिलियन या $3 बिलियन का। इस साल $6 बिलियन हो गया है। इंपोर्ट बढ़ और रही है पिछले ना। 4-5 सालों का देखें तो ये पिछले 25-30 साल बिलियन में डॉलर को टच कर जाता है। $4 बिलियन की मंथली की इंपोर्ट थी, जो आज $5 से $6 बिलियन की हो गई है ना। तो मैं इसमें कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो एक अपनी एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो पैरामीटर्स होने चाहिए कि किस पीरियड का लेना है और कौन सी वैल्यू लेनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट अपना अपना ही करता रहता है। वो आपस में कहा ना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये आईएमएफ इस पे पेनल्टी की तरफ बढ़ सकता है। ये मेजर इशू है, इसको रिकंसाइल। बात यह है कि डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट के ही है ना, गवर्नमेंट का काम है ना कि स्टेट बैंक आके अपना डाटा दे रहा है, कस्टम्स अपना दे रही है, वीबॉक पीएसडब्ल्यू अपना दे रहा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो अपना दे रहा है। तो सर इतनी मीटिंग्स होती हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं, रिफॉर्म्स की मीटिंग्स होती हैं, तो आपस में एक दूसरे से कंसल्ट कर लिया करें। मैंने आपसे कहा ना कि अगर कोई बात है, देखें हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी का सवाल है ना। बिल्कुल। मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ, आपकी तो खैर माशाल्लाह से बहुत व्यूअरशिप है, आपके तो बहुत सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर आप एक बंद कमरे में 4 आदमी में बात करते हैं तो वो पूरी दुनिया में जाती है। और हमारे दोस्त बहुत हैं, लेकिन हमारे दुश्मन भी हैं अच्छे खासे, वो भी उसको देखते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। अच्छा सर, तो ना आप किसी को चोर बोलें, ना किसी को आप जो है ना ख़राब बोलें। मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि जिस तरह हमारे माशाल्लाह हाफिज साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरह लेके चल रहे हैं, एक इमेज अच्छा बन रहा है पाकिस्तान का, तो हम अपना इमेज अच्छा बनाएं। हम ये कहना छोड़ दें कि हमारे यहाँ सब ख़राब है। हम अपनी बेहतरी की तरफ आएँ, आपस में कोऑर्डिनेशन हो और हम अपनी अच्छाई चीज़ें बयान करें, ना कि हम अपने आप को बुरा कहते रहें। अच्छा सर, कस्टम्स आपसे प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, आप 35 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपका। जी जी। आपने मुतअद्दिद कस्टम्स की जो इस्लाहात हैं वो देखी हैं। आजकल जो मेजर इशू है वो फेसलेस कस्टम्स के बारे में है। सर आप थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएं इसकी, और अब बताएं कि फेसलेस कस्टम्स के बारे में आपकी क्या राय है। देखिए मसला यह है कि हमारे यहाँ हर 4-5 साल के बाद कोई नया सिस्टम जो है वो राइज कर दिया जाता है। मैं ये समझते कहते हैं ना कि एक फैशन है ना, कि किसी ज़माने में कोई बेल बॉटम का फैशन है, फिर तंग पैंट का आ गया, फिर दोबारा वही आ गया। तो हमारा कस्टम्स का डिपार्टमेंट भी इसी तरह चल रहा है कि एक सिस्टम लाते हैं, फिर चंद साल के बाद कहते हैं नहीं ये सिस्टम ठीक नहीं है, दूसरा आ जाता है, फिर उसके चंद साल बाद कहते हैं नहीं पुराना सिस्टम ठीक था। तो ये चल रहा है। मैंने तो 35 साल हो गए हैं, मैंने तो वो ज़माना देखा है जब बिल ऑफ एंट्री होती थी बड़ी बड़ी और टाइपराइटर पे होती थी, बाद में कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद सिस्टम आया, इसको कहते थे ऑटोमेटेड कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसेस और इजी ELF एक्सप्रेस लेन फैसिलिटी, फिर पैक्स आया, फिर उसके बाद पैक्स आया। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि फेसलेस से मुराद है क्या। देखें अगर फेसलेस की बात करें तो फेसलेस तो शायद ये 2004 से है। उसमें ये किया था कि उस ज़माने में कलेक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि तमाम असेसिंग ऑफिसर्स नीचे बैठेंगे और पैक्स के थ्रू GDs फाइल होंगी और आप किसी से मिल नहीं सकते। और अब सर अप्रेजर को बिठा दिया है ना एक कमरे में। देखें फ़र्क यह आया कि अब वो मैं इस सिस्टम को फेसलेस नहीं कहता,
फेसलेस तो पहले से था मेरी नज़र में, ये ग्रुपलेस सिस्टम है। स्पेशलाइज्ड ग्रुप उसको हमने एबॉलिश कर दिए हैं। जब पहले पैक्स आया था तो उसमें भी सारे अप्रेजर को एक साथ बिठाया गया था, लेकिन उसमें यह था कि डिफरेंट कलेक्ट्रेट्स थे, जैसे KICT PICT है तो डिफरेंट कलेक्ट्रेट्स थे। अभी भी उन्होंने यही किया कि वो तमाम पाकिस्तान के से अप्रेजर्स जो हैं उन्होंने बिठा दिए हैं। पहले डिफरेंट बैठते थे, क्लस्टर कह लें या डिफरेंट कलेक्ट्रेट कह लें या डिफरेंट शहर कह लें, अब उन्होंने तमाम लोगों को एक साथ कर दिया। तो मेरी नज़र में तो फेसलेस वो भी था, फेसलेस ये भी है। इसमें फ़र्क यह है कि इसमें आपने ग्रुपलेस कर दिया है, जो स्पेशलाइज ग्रुप ख़त्म कर दिए। और इसमें भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज से कोई 20 साल पहले फेसलेस में ग्रुप ख़त्म कर दिए गए और उसमें यह कहा गया कि जी जो ग्रुप होते हैं तो उसमें करप्शन बढ़ती है। चंद साल वो सिस्टम चला और आज भी मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि FBR की वेबसाइट पे मौजूद है, मैंने कुछ महीने पहले देखा था। उन्होंने फिर एक प्रेस रिलीज़ दी उस ज़माने में, कोई 15 साल पहले, कि जी ये स्पेशलाइज ग्रुप जो हमने ख़त्म किए तो इससे करप्शन ज़्यादा बढ़ गई और अब तो स्पेशलाइजेशन का दौर है। तो एक मशीनरी वाला केमिकल नहीं कर सकता, केमिकल वाला कारपेट नहीं कर सकता, कारपेट वाला गाड़ी नहीं कर सकता, तो स्पेशलाइज ग्रुप होने चाहिए। लर्निंग कर्व कोई नहीं है, मतलब है। जी हाँ। और दूसरी बात ये कि फेसलेस जो है ना, ये 2 जगह पे इस फेसलेस के नाम से चल रहा है। पहला है हमारा पड़ोसी मुल्क जिसके साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं रहे और हम उसे दुश्मन कहते हैं। इंडिया में चल रहा है? इंडिया में आया था और अब पाकिस्तान में आया। बल्कि जब ये कंसल्टेंट आए थे और जब ये रिपोर्ट बना रहे थे फेसलेस होना चाहिए, तो मैंने उनसे 2 सवाल किए थे। एक सवाल मैंने उनसे ये किया था कि आप जो आए हैं तो आप वर्ल्ड बैंक फंडेड कहते हैं, तो ये लोन है या ग्रांट है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड बैंक फंडेड जितने होते हैं वो लोन होते हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट के साथ देना होता है। और दूसरी बात ये कि ये फेसलेस तो इंडिया में चल रहा है, तो फेसलेस जो इंडिया में है ना, वो पाकिस्तान के फेसलेस से टोटल डिफरेंट है। वहाँ उन्होंने ये किया कि जब फेसलेस लेके आए तो वहाँ स्पेशलाइज ग्रुप जो हैं टोटल 10 थे टोटल। तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि फेसलेस आ गया और पूरे हमने इंडिया के यहाँ फेसलेस को लेके आना है, तो उन्होंने स्पेशलाइज ग्रुप 10 से बढ़ा के 22 कर दिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो प्लास्टिक को उन्होंने अलग कर दिया, केमिकल को अलग कर दिया, मशीनरी को अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग कर दिया। और उनका ये ख्याल था कि स्पेशलाइज लोग बैठे हुए होंगे तो हमारा सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि उनका इम्प्रूवमेंट आई। हमारे इन्होंने क्या किया कि उन्होंने 70 लोग एक साथ बिठा दिए और उन्होंने कहा केमिकल भी तुम करोगे, प्लास्टिक भी तुम करोगे, मशीनरी भी तुम करोगे, फार्मास्यूटिकल तुम करोगे। तो बेसिकली इट्स अ ग्रुपलेस सिस्टम। और मेरा इसमें यह है कि अगर आप फेसलेस लाएँ हैं या ना लाएँ, लेकिन स्पेशलाइज ग्रुप, अब मुझे तो ये ख़तरा लगता है, एक फियर है कि अल्लाह ना करे कि 2 साल बाद 3 साल बाद वो ये ना कहें कि ये चूँकि ग्रुपलेस सिस्टम किया तो स्पेशलाइज लोग नहीं थे, तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, को स्कैंडल ना निकल आए। सही है। इसका सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो आप ये समझते हैं कि ये ग्रुपलेस है? इसके अलावा भी है। क्या? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कोशिश ये करनी है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किसी सूरत भी, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो ना हॉल्ट हो। अब वो जो डिफरेंट कलेक्ट्रेट्स थे या डिफरेंट ग्रुप्स थे, उसमें ये होता था कि अगर देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबको एक नज़र से आप नहीं देख सकते। यानी वो आदमी जिसका प्रोफाइल अच्छा है, गोल्ड कैटेगरी तो हर जगह होती है ना, आपके लार्ज टैक्स पेयर यूनिट भी बने हैं, आपके IR में भी है, तो इसी तरह यहाँ भी जो टॉप के 100, 200, 300 या 400 लोग हैं तो गोल्ड कैटेगरी हैं, उनकी बड़ी इंपोर्ट होती है। उनके यहाँ 3-3, 4-4 हज़ार लेबर काम कर रही होती है। फिर उनके रॉ मटेरियल आते हैं जो वैल्यू एडिशन के बाद उनको एक्सपोर्ट होना होता है। ये पूरी एक सप्लाई चेन है। पिछले सिस्टम में ये था कि अगर कोई कलेक्ट्रेट के पास ये पावर थी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं और मैंने 100 कंटेनर साथ ले लिए, तो मैं अगर कलेक्टर को ये कहता था कि जी मेरिट के ऊपर, क्योंकि मुझे ये थोड़ी एक्सपेडाइट करा दें, एक्सपेडाइट जल्दी, तो मुझे जल्दी करा दें, तो वो उस वक्त कलेक्टर के पास ये पावर थी सिस्टम में अपने डिप्टी कलेक्टर के थ्रू कि वो उसको उस क्यू से निकाल लेता था। और मेरा नहीं ख्याल कि बुरी बात है, ये हर जगह होता है। आप जैसे पासपोर्ट लेने जाते हैं तो अर्जेंट है ना, वो बेशक ऑफिशियल। इस सिस्टम में क्या हुआ है कि आपने किस सबको हेल्पलेस कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई ऐसा कंसाइनमेंट लाऊं जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और वो किसी हॉस्पिटल में बहुत जल्दी देनी है, लेकिन वो क्यू में लगी हुई है, और अगर मेरे से पहले 10 आदमी ऐसे हैं जो कमर्शियल हैं, जिनकी एक एक वो किसी जो है वो पोर्ट से, जो फ्री पोर्ट से 200 कंसाइनमेंट लाए हैं छोटे छोटे, और उनके कंसाइनमेंट हैं, तो जब तक वो नहीं होंगे मेरा जो कंसाइनमेंट वो क्यू में लगा रहेगा। और बाज़ औक़ात 3-3, 4-4 दिन होते हैं और वो सिस्टम में हैंग रहता है।
तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी अगर कह दें कि जी मेरा जल्दी करा दो तो वो नहीं करा सकता. आई मीन दिस इज़ अ वेरी बिग फ्लॉ. इसके अलावा सर और कोई ख़ास बात? कि मैं अभी भी समझता हूँ कि हमें फिर वही बात है कि अच्छा, मुझे एक बात और आपसे पूछनी है सर. जी जी सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हमने ये तो सारी बातें कर दी कि सिस्टम के अंदर ये फ्लॉज हैं. अब थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ भी हम आए ना, कि सॉल्यूशन इसका ये है. सोल्यूशन आपको आरएमएस को अपने ठीक करना होगा. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. इसके अंदर आपको एआई को इंट्रोड्यूस कराना होगा. इसके अंदर आपको एक्सपर्ट हो और वो सिस्टम इतना इंटेलिजेंट हो कि वो ये देखे, वो सूंघ ले. सही काम रुकना नहीं चाहिए और गलत काम निकलना नहीं चाहिए. ये सिस्टम है. इसके लिए आरएमएस, इसके लिए आपकी विजिलेंस इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू. आज भी अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैं कहता हूँ, बार बार ये कहना कि जी हम उसको रोकेंगे और सारा कंसाइनमेंट बाहर निकाल के देखेंगे, या जी 60% से ज़्यादा. हमने अब पाकिस्तान रेजिज रेवेन्यू जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसमें भी हमने कहा था कि वो कहते थे कि 70% से ज़्यादा गालिबन उसको आरएमएस को लेके जाएं. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी यही होता है कि नए ऑफिसर्स आते हैं, नया नया निज़ाम लाते हैं. और पिछले साल मैं ये कह रहा था कि 2023 में हम अराउंड 47 to 55% ग्रीन पे चले गए थे. फिर 24 में हम उसके ऊपर 27% पे चले गए ग्रीन पे, और अब फिर हम आके 50-55 पे आए हैं. तो ये हमारा आरएमएस जो चल रहा है ना, वो एक तरह से वो फुली ऑटोमेटेड नहीं है, वो मैन मेड है एक तरह से. मिसाल के तौर पे 4-6 लोगों की कमेटी बैठी है. अगर किसी एक कोई एचएस कोड के ऊपर किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो बोला वो एचएस कोड सब डाल दो, रिस्की कर दो. ये नहीं देखा कि उसमें कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर भी हर्ट हो रहा है. जब तक आप आरएमएस को ठीक नहीं करेंगे कि जो आप वो इतना रीड करे, वो ये ना सिर्फ इंपोर्टर का प्रोफाइल, वो एक्सपोर्टर का प्रोफाइल भी देखे. यहाँ दुनिया में बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं. अब होता क्या है कि हमारा आरएमएस क्या है, मिसाल के तौर पे आप हैं, आप किसी बड़ी, मुझे नहीं पता मुझे किसी का नाम लेना चाहिए या नहीं, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब में बहुत बड़ी कंपनी है जो प्लास्टिक दाना जो है वो मैन्युफैक्चर करती है. अगर उसको को मैं इंडस्ट्री भी ला रहा हूँ तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप मेहताब साहब भी ला रहे हैं पहला कंटेनर तो उसमें भी रिस्क नहीं है. बट हमारा आरएमएस ये है कि बेचारा जो नया लेने आने वाला है वो चाहे बायर से ख़रीद ले या सैबिक से ख़रीद ले, लेकिन वो आएगा तो उसके 50 कंसाइनमेंट जो है ना आपने उसमें रिस्क में डाले हुए हैं, वो तो रेड होने ही होने हैं. तो बेचारा वो ऐसे क्या करेगा कि एक एग्जामिनेशन में जाएगा तो 40,000 तो वैसे उसको पड़ गया, या 50,000, और डिले अलग हो गया. ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन के हैं. तो हम उसी में लगे हुए हैं. तो हमारा आरएमएस सिर्फ इंपोर्टर बेस्ड नहीं हो, हमारा आरएमएस हो कि किस पोर्ट से चला, कौन एक्सपोर्टर है, आइटम क्या है, हम उसको लगाएं. अब यहाँ तो इतना जो आरएमएस है इतना प्रिडिक्टेबल है कि एक आदमी ने 40 धागे की कंसाइनमेंट क्लियर करा ली हैं, उसने कहा अब तो मेरा ग्रीन बन गया, अब तो मैं धागा क्या कि कुछ और निकाल लूँ. अनफॉर्चुनेट है. हमें इस चीज़ को रोकना. खुर्रम एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच. आपने टाइम दिया. हमने इंपोर्ट्स, कस्टम्स के क्लियरेंस के सिस्टम, एफबीआर में जारी इस्लाहात और फेसलेस कस्टम्स के ऊपर डिटेल में बात की है. मैं अपने देखने वालों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी शेयरिंग करनी है, और इस इंटरव्यू के ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स भी आपने देने हैं. तो खुर्रम एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच. टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू. खुदा हाफिज़. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. बहुत शुक्रिया.